हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका यूजीसी नेट क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हॉब्स, देन जॉन लॉक एंड आफ्टर दैट रूसो। ठीक है, एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉब्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, बुक्स के बारे में और उनके स्टडी मेथड्स यानी कि अध्ययन पद्धति के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। चलिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1588 में इंग्लैंड के माल्सबरी में। इंग्लैंड के माल्सबरी में हुआ था। ठीक है, देखिए कहीं कहीं माल्सबरी है, कहीं पे मैल्म्सबरी है तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम दे रखे हैं कई बुक्स में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, माल्सबरी। ठीक है, मोस्ट ऑफ माल्सबरी ही है। ठीक है, तो इनकी डेथ हुई थी 1679 में। ठीक है, इनके फादर की बात कर लेते हैं। इनके फादर एक पादरी थे, क्लर्जी मैन। ठीक है, चर्च में एक पादरी थे इनके फादर। देखिए अब आगे बात करते हैं, आगे हुआ क्या 1588 में। कब? 1588 में 1588 में स्पेन ने जो है इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया था। किस पे? इंग्लैंड पे। स्पेन ने इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया था। कब? 1588 में। ठीक है, तो हुआ ये कि स्पेनिश आर्मेडा जो थी, स्पेन की जो सेना थी उसका नाम था आर्मेडा, उसको आर्मेडा बोलते हैं। तो स्पेनिश आर्मडा ने जो अटैक किया था, इसकी अटैक की बात सुन के जो थॉमस हॉब्स की जो मदर थी, माता थी, थॉमस हॉब्स की जो माता थी, उन्होंने थॉमस हॉब्स को प्री मैच्योर में ही जन्म दे दिया था। यानी कि टाइम से पहले ही उनका जन्म हो गया था। किसका? हॉब्स का। ठीक है, इनकी माता इतना डर गई थी, मतलब स्पेनिश आर्मडा के अटैक की बात को सुन के वो इतना डर गई थी कि उन्होंने हॉब्स को प्री मैच्योर सिचुएशन में ही जन्म दे दिया था। ठीक है, वो प्री मैच्योर उनका जन्म हुआ था हॉब्स का। ठीक है, स्पेन, और इससे क्या हुआ, तो इसीलिए तो हॉब्स जो है बोलते हैं, हॉब्स का एक कर्ट्स है, हॉब्स बोलते हैं। यहाँ लिखा देती हूँ। हॉब्स एक बात बोलते हैं कि, सॉरी, हॉब्स बोलते हैं कि आर्मेडा युद्ध के वर्ष में आर्मेडा युद्ध के वर्ष में मेरी जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया। दो जुड़वाओं को जन्म दिया। डर वे मुझको। ठीक है, ये बोली थी हॉब्स ने बात। और क्या बोला है उन्होंने? और एक बात और बोली है, और बोला है उन्होंने कि मैं और डर दो जुड़वा भाई हैं, और हम कभी अलग नहीं हो सके।
ठीक है, ये होप्स ने बात बोली थी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि इंग्लैंड में और स्पेन में जो युद्ध हुआ, जो स्पेनिश आर्मी ने जो अटैक किया था, तो उससे क्या है, इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा क्योटिक हो गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वहाँ की खराब हो गई थी। ठीक है, स्पेन हालांकि हार गया था स्पेन इस युद्ध में, पर फिर भी इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा माहौल बहुत ज़्यादा वहाँ का खराब हो गया था। ठीक है, तो अब देखिए ये इंसिडेंट हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि देखिए आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से 15 सेंचुरी तक, एडी से, फर्स्ट एडी से 15 सेंचुरी तक क्या है, क्या चल रहा था, अंधकार युग चल रहा था। क्या चल रहा था, अंधकार युग चल रहा था। ठीक है, अब आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस ही किया था कि अंधकार युग की समाप्ति किसने की थी। ठीक है, कौन पुनर्जागरण काल को लेकर आया था, कौन था, मैकियावेली। ठीक है, उसने तो इस अंधकार युग में क्या था, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस अंधकार युग में क्या था, धर्म की प्रधानता बहुत ज्यादा थी। धर्म की प्रधानता बहुत ज्यादा थी। ठीक है, यानी कि जो राजनीति थी ना उसमें धर्म बहुत ज़्यादा इंक्लूड था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसी के द्वारा ही जो राजनीति थी वो धर्म से ही गाइडेड होती थी, चर्च से ही गाइडेड होती थी उस टाइम पर। ठीक है, और इसके फिर क्या हुआ, इसके बाद में अब क्या आया, फिर पुनर्जागरण का काल आया। पुनर्जागरण का काल आया। ठीक है, तो हॉब्स के टाइम पे पुनर्जागरण का काल चल ही रहा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि लोगों में ना सोचने समझने की शक्ति पैदा होने लगी थी। तो इस टाइम पे क्या होता है कि लोग जो है ना एक वैज्ञानिक नजरिया अपना रहे थे हर चीज को देखने का। ठीक है, वैज्ञानिक नजरिया। तो इस टाइम पे वैज्ञानिक नजरिया सब लोग अपना रहे थे। तो हॉब्स के टाइम पे हॉब्स के जन्म के टाइम पे पूरे जो यूरोप में ना, पूरे यूरोप में जो है पुनर्जागरण फैल चुका था। ठीक है ना, और धीरे धीरे वो फैल ही रहा था, मतलब उनके जन्म के समय पूरे यूरोप में फैल चुका था। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आगे हम बात करते हैं, रुकिए। आगे होता क्या है कि जो हॉब्स होते हैं उनका ब्रॉटअप कौन करता है, हॉब्स का। तो हॉब्स का जो ब्रॉटअप है उनका जो ब्रॉटअप किया जाता है उनके एक अंकल द्वारा। उनके एक अंकल होते हैं, उनके चाचा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ठीक है, तो वो उनका ब्रॉटअप करते हैं और जो है उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो उनको ऑक्सफोर्ड भेजते हैं हायर एजुकेशन के लिए। किस लिए भेजते हैं, हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के लिए वो उनको ऑक्सफोर्ड भेजते हैं कितनी उम्र में, 15 ईयर की एज में। जब जो हॉब्स होते हैं वो 15 ईयर के होते हैं, तो उनके अंकल उनको ऑक्सफोर्ड भेज देते हैं हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो हॉब्स है ना वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसी चीज़ को देखकर इनके अंकल उनको कहाँ भेज देते हैं, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, 1608 में, कब, 1608 में इनकी जो पढ़ाई होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है और अपने करियर की शुरुआत करते हैं ये एज ए ट्यूटर। ठीक है, और देखिए ट्यूटर भी ये ऐसे वैसे किसी के नहीं बनते, किसको पढ़ाते हैं, कैवेंडिश फैमिली के, सॉरी कैवेंडिश फैमिली में एज ए ट्यूटर ये अपने करियर की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पढ़ाते किसको हैं, विलियम कैवेंडिश को। विलियम कैवेंडिश को। विलियम कैवेंडिश को ये पढ़ाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये 1610 में, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, 1610 में
1610 से 1615 तक ये विलियम कैवेंडिश के साथ में ये टूर पे जाते हैं, यूरोपियन टूर पे जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे जाते हैं ये? यूरोपियन टूर पे, यूरोपियन टूर पे जाते हैं ये विलियम कैवेंडिश के साथ में, और वहाँ पर ये बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये दोबारा से यूरोप टूर पे जाता है 1634 से 1307 तक। 1307 तक ये फिर से यूरोपियन टूर पे जाते हैं, और वहाँ पर फिर से ये किससे मिलता है? गैलीलियो से, गैलीलियो से मिलते हैं ये वहाँ पे। ठीक है, फिर से गैलीलियो से मिलते हैं, डेकार्ट से मिलते हैं ये। ठीक है ना, उन सब से मिलते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आगे क्या होता है इनके लाइफ में। और आगे क्या होता है कि 1639 में क्या होता है कि इंग्लैंड 1639 में होता ये है कि किंग और पार्लियामेंट, किंग और पार्लियामेंट यानी कि जो वहाँ की संसद थी, उनके बीच में जो है युद्ध से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और होता किस में है? किंग के बीच में और पार्लियामेंट, जो इन लोग जो पार्लियामेंट को जो समर्थक थे और जो किंग जो राजा के समर्थक थे, तो मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में मतलब युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ की भी, तो उस टाइम पर भी क्या होता है कि इंग्लैंड की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इंग्लैंड की सिचुएशन। तो पार्लियामेंट जो चाहती है कि उनके हाथ में पावर रहे, बट जो किंग चाहता है वहाँ का जो मोनार्की होता है, तो मोनार्की के जो किंग होता है वो चाहता है कि पावर किसके हाथ में रहे? किंग के हाथ में रहे। ठीक है, बट एंड द लास्ट क्या होता है कि जो किंग होता है यानी कि चार्ल्स फर्स्ट जो होते हैं, उनको लोगों द्वारा ही मार दिया जाता है, और वहां पर एंड द लास्ट क्या है? संसद स्थापित होती है। ठीक है, संसद वहां पे स्थापित होती है, और 1648 में यानी कि 1648 में जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट 39 से स्टार्ट होता है, 48 तक ये कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। और चलने की वजह से चलने के बाद में क्या होता है कि 1648 तक जो है 1648 में क्या होता है? किंग को मार दिया जाता है। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया जाता है, और एंड द लास्ट क्या होता है? संसद आती है सत्ता में। ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा ही फिर क्या है वहाँ का शासन चलाया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि 1648 से 1660 तक जो है 1648 से 1660 तक जो है पार्लियामेंट रहती है वहाँ पे। ठीक है, पार्लियामेंट रहती है। अब देखिए, इन सबको देखा उसने थॉमस हॉब्स ने इन सबको देखा। पहले इंग्लैंड स्पेन का जो है आक्रमण था, उसके वजह से इंग्लैंड की जो सिचुएशन खराब हो गई थी, उस सिचुएशन को भी हॉब्स ने देखा। ठीक है, उसके बाद में ये मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है ना, इन सब को भी उसने देखा, और इन्हीं इंसिडेंट की वजह से क्या है, हॉब्स बहुत ज़्यादा डर जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि क्या है, वो कैवेंडिश फैमिली का जो है वो बहुत ज़्यादा समर्थक होता है। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ में उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन होता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसको भी डर रहता है अपनी जान का। ठीक है ना, कि कहीं लोग उसको भी ना मार दे। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही, क्योंकि हॉब्स जो है ना पहले से ही अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा डरा रहता है, बिकॉज उसका जो वो अपनी हेल्थ को जो लेके डरा रहता है, क्योंकि जो उसका जन्म जो होता है वो प्रीमेच्योर हुआ था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो डरा रहता है। तो वो क्या होता है, इसीलिए वो वहाँ से क्या है, फ्रांस भाग जाता है, फ्रांस चला जाता है, और फ्रांस में फिर वो वहाँ पे 1651 तक वो वहीं पर रहता है, फ्रांस के अंदर। ठीक है, अब देखता क्या है, फ्रांस में भी क्या है, आगे निरंकुश तंत्र होता है फ्रांस में भी। फ्रांस तो चला जाता है, बट फ्रांस में भी क्या होता है,
बट फ्रांस में भी निरंकुश तंत्र होता है, ठीक है। फ्रांस में भी निरंकुश तंत्र होता है। तो अब वो ये देखा हमने, ठीक है। अब देखा कि उसकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, ठीक है ना, बहुत सारी इसमें सिचुएशन को देखा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा, इंग्लैंड की सिचुएशन को देखा, इतनी खराब सिचुएशन को देखा। तो उसकी लाइफ में ना ये सारे इंसिडेंट का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आगे जो है हम उसके जो पॉलिटिकल थॉट्स जो रहेंगे, जो भी उसके जितने भी उसके थॉट्स हैं, उन सब में हम जो उसकी ये जो इंग्लैंड की जो सिचुएशन है, ये सब जो वहाँ का जो माहौल था, इन सब का माहौल का जो इम्पैक्ट जो उसके ऊपर पड़ा था, ये सब हमें उसके थॉट्स में देखने को आगे मिलेगा, ठीक है, जब हम इसके थॉट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर क्या होता है कि जब वो फ्रांस चला जाता है, वो फ्रांस में ही रह के फिर वो अपनी एक बुक लिखता है, लेवियाथन, जो उसकी एक फेमस बुक है बहुत ज़्यादा। अपनी फेमस बुक लिखता है वहाँ पे, लेवियाथन, 1651 में फ्रांस में जाकर वो अपनी बुक लिखता है, ये लेवियाथन, ठीक है। अब लेवियाथन में उसने स्टेट के बारे में बात की है, ठीक है, कि हमें स्टेट क्यों चाहिए, क्यों हमें स्टेट का जिंदगी के लिए स्टेट क्यों ज़रूरी है, और क्यों हमें उसका पालन करना चाहिए, और नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है। इन सब के बारे में जो है हॉब्स ने लेवियाथन में बात की है। और उसने क्या करी है, जो रोमन चर्च था, जो रोमन चर्च पे ना उसने बहुत ज़्यादा आरोप लगाए हैं, ठीक है, इस रोमन चर्च पे। और रोमन चर्च पे आरोप लगाने के कारण ही ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। और फिर से उसे अपने जीवन खतरे में दिखाई पड़ता है, फिर से उसको डर लगने लगता है, फिर से वो अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, ठीक है। तो फिर से वो क्या करता है, फिर 1652 में वो फ्रांस से वापस भागकर कहाँ जाता है, इंग्लैंड में, ठीक है। 1652 में वो फिर से क्या है, इंग्लैंड में आ जाता है, इंग्लैंड में आता है। बट जब तक वहाँ पे संसद ही रहती है, तो वहाँ की जो राज्य परिषद होती है, राज्य परिषद, तो वहाँ से वो रहने की, मतलब इंग्लैंड में रहने के लिए वो परमिशन मांगता है उनसे, राज्य परिषद से। तो वो परमिशन तो देते हैं, बट जो है हॉब्स की पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर वो जो राज्य परिषद है वो रोक लगा देती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में 1660 में, अभी मैंने बताया था 1660 में क्या है, जो संसद है वो खत्म हो जाती है, और फिर से वहां पे मोनार्की, फिर से वहां पे मोनार्की स्थापित होती है। मोनार्की फिर से वहां पे जो है आती है, और मोनार्की में जो वहां का जो किंग बनता है, कौन बनता है, वो चार्ल्स द्वितीय, यानी कि चार्ल्स द्वितीय वहाँ के क्या बनते हैं, किंग बनते हैं। और जो कि तो इस टाइम पे क्या है, हॉब्स का जीवन जो है बहुत सुखद बीतता है, क्योंकि जो चार्ल्स द्वितीय जो है उनके भी शिक्षक रह चुके हैं, थॉमस हॉब्स ने इनको क्या पढ़ाया था, गणित पढ़ाया था, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को गणित पढ़ाया था। तो इस टाइम पर थॉमस हॉब्स का जीवन जो आगे के जो 20 साल रहते हैं वो बहुत ही अच्छे गुजरते हैं। और 1679 में क्या है, हॉब्स की डेथ हो जाती है, 1679 में क्या है, हॉब्स की डेथ हो जाती है, ये 1901 की एज में, ठीक है, 1901 की एज रहती है, तो फिर हॉब्स की डेथ हो जाती है। चलिए, तो ये था, देखो हॉब्स का इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, कितने सारे उसके टाइम पे जो है कितनी सारी इसने सिचुएशन जो है देखी है। इंग्लैंड स्पेनिश आर्मडा का युद्ध अटैक की वजह से जो सिचुएशन हो गई थी इंग्लैंड की, वो उसने देखी, ठीक है। उसके बाद में मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो भी चलता रहा उसको उसने देखा। तो है ना, इन सब के और अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर तो उसको हमेशा ही डर लगा रहता था। तो इन सब का उसके लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी बुक्स के बारे में, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं।
चलिए बात करते हैं इनकी बुक्स के बारे में। कौन कौन सी इनकी बुक्स थी। सबसे पहली बुक है जो सबसे पहली नहीं कहेंगे, जो सबसे फेमस बुक है, सबसे फेमस बुक थी इनकी लेविथन। ठीक है, ये इनकी सबसे पहली बुक थी और ये जो पब्लिश हुई थी ये हुई थी 1651 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल से भी बात करेंगे थोड़ी। नॉर्मली बता दूं कि इसमें इन्होंने बात करी है निरंकुश राजतंत्र के बारे में। निरंकुश राजतंत्र के बारे में इन्होंने इसमें बात की है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं इनकी बुक है बीसीबी। ठीक है, ये इनकी पब्लिश हुई थी 1642 में। ठीक है, इन्होंने इसमें संप्रभुता के बारे में बात की है। ठीक है, संप्रभुता के बारे में इन्होंने बात करी है, उसकी परिभाषा दी है, इसके बारे में इन्होंने डिटेल में बात की है इसमें। ठीक है, थर्ड है इनकी एलिमेंट्स ऑफ द लॉ। एलिमेंट्स ऑफ लॉ। ये है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ लॉ ये वैसे इनकी सबसे पहली बुक यही थी, 1640 में इन्होंने लिखी थी, बट जो ये पब्लिश हुई थी बाद में पब्लिश हुई थी 1650 में। ठीक है, 1650 में आता है। वैसे सबसे पहली जो बुक इन्होंने लिखी थी 1640 में इन्होंने यही लिखी थी। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर विधि की व्याख्या व प्रकार बताए हैं। विधि की व्याख्या दी है इन्होंने इसमें और इसके प्रकार बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनकी बुक है 4th नंबर पे बेहेमोथ। ये आई थी 1681 में, ये बाद में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इन्होंने इसमें किसकी बात करी, इन्होंने इसमें गृह युद्ध, जो वहाँ इंग्लैंड का जो सिविल वॉर था उसके बारे में, उसके कारण और इनके बारे में बात की है। ठीक है, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने बात की है, गृह युद्ध के कारणों के बारे में बात की है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है इनकी डिकॉर्पोर। ठीक है, ये इनकी बुक थी 1655 में ये पब्लिश हुई थी और इन्होंने इसके अंदर बात जो की है इन्होंने इसके अंदर प्रकृति या फिर जनता को जो है संप्रभु का विरोधी क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में बात करी है। संप्रभु का विरोधी क्यों नहीं होना चाहिए जनता को, इसके बारे में इन्होंने इसमें बात की है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी बुक है डी हार्मनी। ये पब्लिश हुई थी 1658 में। ठीक है, चलिए ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब क्या है ना, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता कि ये कौन सी बुक है। अब ज़्यादातर ये पूछते, क्योंकि लास्ट वीक एग्ज़ाम हुआ था उनमें भी यही पूछा जा रहा था कि जो ये बुक है, बुक के अंदर इस फिलोसोफर के क्या विचार हैं। ठीक है ना, ये बुक है उसके बारे में क्या, इस बुक के अंदर जो है क्या बोला गया है। ठीक है ना, इस बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो हमें बुक के नाम के साथ साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है, किस विचारक ने किस बुक में क्या कहा है। ठीक है ना, तो ये बातें भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सब हमने देख लिया, अब हम लेविथन के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ।
चलिए बात करते हैं लेवाइथन के बारे में। लेवाइथन, ठीक है, 1651 में ये पब्लिश हुई थी। अब ये फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में जो बात की है उन्होंने बोला है प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात की है इन्होंने। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था जो है हॉब्स ने किसको माना था उसके बारे में इसमें बात की है। ठीक है, सेकंड है राज्य उत्पत्ति तथा संप्रभुता के बारे में बात करी है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी और संप्रभुता के बारे में बात की है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। थर्ड उन्होंने बात की है राज्य एवं धर्म के बीच संबंध के बारे में बात की उन्होंने। ठीक है, राज्य एवं धर्म के बीच संबंध के बारे में बात करी है। और सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ यही है, थर्ड एंड फोर्थ इन्होंने ये बात करी है। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने इस बारे में बात करी है, सेकंड पार्ट में इन्होंने इस बारे में बात करी है, और थर्ड और फोर्थ पार्ट में इन्होंने राज्य एवं धर्म के बीच संबंध के बारे में बात की है। ठीक है, चलिए, और लेवाइथन को क्या क्या बोलते हैं देखो। लेवाइथन को जो है बोलते हैं विशालकाय, 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 समुद्री रक्षक जीव, ये भी बोलते हैं लेवाइथन को। और सेकंड क्या बोलते हैं लेवाइथन को, और बोलते हैं इसको दैत्याकार, दैत्याकार महामानव, ये भी लेवाइथन को बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और लेवाइथन के बारे में किसने क्या कहा है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहले इसको रफ करना पड़ेगा। चलिए नीचे ही लिख लेते हैं, एक सेकेंड। और लेवाइथन के बारे में देखिए क्या कहा है। एक गूच है, गूच ने क्या बोला है लेवाइथन के बारे में, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। गूच महोदय हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है लेवाइथन के लिए ये राजनीतिक दर्शन का गौरव है। क्या है? राजनीतिक राजनीतिक दर्शन का गौरव बता है किसको? लेवाइथन को। ठीक है, सेकंड है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड ने क्या बोला है देखिए। ऑक्सफोर्ड ने बोला है अंग्रेजी भाषा में लिखी राजनीतिक दर्शन पर लिखी सर्वश्रेष्ठ कृति बताया है इन्होंने। अंग्रेजी भाषा में राजनीतिक दर्शन पर लिखी
सर्वश्रेष्ठ कृति, ठीक है। ये बोला है ऑक्सफोर्ड ने और ये बोला है गूच ने, ठीक है। चलिए, और किसने क्या बोला है, और एक थे क्लेरेंडन, क्लेरेंडन थे, क्लेरेंडन, क्लेरेंडन ने क्या बोला है, क्लेरेंडन ने बोला है शैतान की आत्मा। शैतान की आत्मा, लेवाइथन को, ठीक है। हॉब्स जो है इसमें एक एब्सोल्यूट किंग की बात करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट किंग की बात करते हैं वो यहाँ पे इसके अंदर, और वो बोलते हैं कि वो लोगों से क्या कहते हैं, लोगों को बोलते हैं कि जो है लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए लोगों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और उन्हें किसी एक व्यक्ति को क्या है किंग बना देना चाहिए, और उसको क्या है एब्सोल्यूट पावर उसको दे देनी चाहिए। एब्सोल्यूट पावर किसको दे देनी चाहिए, किंग को दे देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हॉब्स यही बोलते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने जो उन्होंने इंग्लैंड की जो सिचुएशन देखी थी, उन्होंने देखा था जो था पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, ठीक है। उसको देखते हुए उसको देखा उन्होंने कि लोग जो है कितना आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, इनको चाहिए क्या, और इसकी वजह से इंग्लैंड की सिचुएशन कितनी ज़्यादा खराब हो गई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है हॉब्स एक एब्सोल्यूट किंग की बात करते हैं, उसको एब्सोल्यूट पावर देने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि एक ऐसा राजा होना चाहिए जो कि क्या है ऐसी जनता के ऊपर जो है रूल कर सके, शासन कर सके, ठीक है ना। उनको जो है वो एक यहाँ पे एक जो है एक निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं, एक निरंकुश राजा की बात करते हैं, ठीक है ना। और वो बोलते हैं कि उस राजा को हमें क्या है सारी शक्ति दे देनी चाहिए, अपने सारे अधिकार दे देने चाहिए, सिर्फ एक आत्मरक्षा का अधिकार छोड़ के बाकी सारे अधिकार किसको दे देने चाहिए, किंग को दे देने चाहिए हमें, ठीक है। तो वो यहाँ पर यही बात करते हैं। और चलिए ठीक है, तो बाकी उनके थॉट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने देख लिया, इनका इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने इनकी बुक्स देख ली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके स्टडी मेथड्स यानी कि अध्ययन पद्धति के बारे में, इन्होंने कौन कौन सी अध्ययन पद्धति दी है। इसको रफ करना पड़ेगा। किसके अध्ययन पद्धति के बारे में इन्होंने बोला है, देखिए इनके क्या क्या स्टडी मेथड्स थे। क्या क्या थे, ठीक है। देखिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति यानी कि जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे ही क्या है वहाँ पे पुनर्जागरण का काल चल रहा था, लोगों में जो है वैज्ञानिक नजरिया पनप रहा था, ठीक है ना। लोग सभी चीजों को जो है वैज्ञानिक ढंग से देख रहे थे, ठीक है ना, उनके देखने का नजरिया बदल रहा था। तो हॉब्स ने भी जो है अपनी जो भी थ्योरी दी है उन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन से दी है, ठीक है ना, यानी कि हर चीज में हर बात में उन्होंने एक साइंटिफिक रीजन दिया है, ठीक है ना। तो हर बात के लिए हर जितनी भी उनकी थ्योरी है ना सारी साइंटिफिक रीजन से ही है, ठीक है। चलिए, तो वैज्ञानिक पद्धति का इन्होंने यूज किया है। सेकंड है भौतिकवादी पद्धति का यूज किया है। ये एक बहुत बड़े भौतिकवादी थे, ठीक है ना, बहुत बड़े भौतिकवादी थे। नेक्स्ट बात की है इन्होंने निगमनात्मक पद्धति के बारे में।
निगमनात्मक पद्धति के बारे में, और लास्ट वन है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ये चारों पद्धति उन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट में जो भी उन्होंने थ्योरी दी है, ठीक है ना, जितने भी उनके विचार हैं उन सब में इन्होंने यही चारों पद्धति का यूज़ किया है। वैसे तो ये जो पद्धति इनके बारे में जो बताई गई है, ये किसने बताई है? सेवाइन ने बताई है। सेवाइन ने बताई है। सेवाइन द्वारा ही कहा गया है कि जो है हॉब्स की जो वैज्ञानिक पद्धति थी, हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति थी वो वैज्ञानिक है, भौतिकवादी है, निगमनात्मक है और मनोवैज्ञानिक है, ये बोला था सेवाइन ने। पर जनरली हम देखें तो जो है, जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी उनकी थ्योरी है, जो भी उनके, ठीक है, जो विचार हैं, वो सारे क्या है, इन्हीं पद्धतियों द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो सामान्य अगर क्वेश्चन अगर आ जाए कि हॉब्स की अध्ययन पद्धति क्या थी, तो वैज्ञानिक, भौतिकवादी, निगमनात्मक और मनोवैज्ञानिक, ये 4 पद्धति थी उनकी। ठीक है, चलिए हमने कवर कर लिया है इनका इंट्रोडक्शन, आज हमने देख लिया है इंट्रोडक्शन में, और हमने इनकी बुक्स देख ली, और हमने इनके स्टडी मेथड्स देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी इन्होंने थ्योरीज दी हुई हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं उनकी, उन सब थ्योरीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम नेक्स्ट हम जॉन लॉक एंड रूसो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो बने रहिए मेरी आने वाली वीडियो में भी, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।